चैप्टर 6 कल्पना इमेजिनेशन। अमेरिकी दिशा में पांचवा कदम कल्पना। इमेजिनेशन सचमुच वह वर्कशॉप है जहां मनुष्य द्वारा बनाए गए सही प्लान सही आकार में ढलते हैं। यहाँ मस्तिष्क की कल्पना की शक्ति द्वारा इच्छा को आकार, रूप और कार्य रूप दिया जाता है। यह कहा गया है कि मनुष्य जिस चीज की कल्पना कर सकता है वह उसकी रचना भी कर सकता है। कल्पना के दम पर ही आज हम उड़ने के मामलों में पक्षियों को पीछे छोड़ चुके हैं। हमने करोड़ों मील दूर सूर्य का विश्लेषण कर लिया है। वाहनों की गति 600 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा तेज कर चुके हैं। तर्क की दृष्टि से मनुष्य की इकलौती सीमा हमारी कल्पनाशीलता के विकास और प्रयोग को लेकर है। हम आज भी अपनी कल्पना शक्ति के प्रारंभिक पॉइंट पर हैं, जिसे काफी आगे लेकर जाना है। कल्पना के दो रूप हैं, फर्स्ट सिंथेटिक इमेजिनेशन, सेकेंड क्रिएटिव इमेजिनेशन। फर्स्ट सिंथेटिक इमेजिनेशन, इस शक्ति के द्वारा हम पुरानी अवधारणाओं, विचारों या योजनाओं को नए कॉम्बिनेशन में व्यवस्थित कर सकते हैं। इस शक्ति से कुछ नया नहीं रचा जाता, यह केवल अनुभव, शिक्षा और अवलोकन की सामग्री के हिसाब से काम करती है। आविष्कार करने वाले लोग अधिकतर इसी शक्ति का प्रयोग करते हैं। इसका अपवाद सिर्फ जीनियस है जो अगर सिंथेटिक इमेजिनेशन द्वारा अपनी समस्या को नहीं सुलझा पाया तो वह क्रिएटिव इमेजिनेशन का सहारा लेता है। क्रिएटिव इमेजिनेशन के द्वारा मनुष्य का सीमाबद्ध मस्तिष्क, फाइनाइट माइंड, अनंत प्रज्ञा, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से सीधे संपर्क करता है। यह वह शक्ति है जिसके द्वारा प्रेरणा और आभास प्राप्त किए जाते हैं। इसी शक्ति के द्वारा सभी मूलभूत या नए विचार मनुष्य को प्रदान किए जाते हैं। इसी शक्ति के द्वारा कोई इंसान दूसरे मनुष्यों के अवचेतन मस्तिष्क के साथ संवाद कर पाता है। क्रिएटिव इमेजिनेशन अपने आप काम करती है। यह शक्ति तभी कार्य करती है जब चेतन मस्तिष्क बहुत तेज गति से काम कर रहा हो, मतलब जब चेतन मस्तिष्क प्रबल इच्छा के भाव के द्वारा प्रेरित होता है। क्रिएटिव इमेजिनेशन को प्रयोग के द्वारा जितना विकसित किया जाता है यह उतनी ही चौकस रहती है। बिजनेस, उद्योग, फाइनेंस के महान लीडर्स और महान कलाकार, संगीतकार, कवि और लेखक महान इसलिए बनते हैं क्योंकि इन्होंने क्रिएटिव इमेजिनेशन की शक्ति को विकसित कर लिया है। इमेजिनेशन की सिंथेटिक और क्रिएटिव शक्तियां प्रयोग के द्वारा अधिक सशक्त बन जाती है। ठीक उसी तरह जिस तरह शरीर की कोई मांसपेशी या अंग उपयोग के बाद मजबूत बन जाती है। ऑथर बताते हैं कि इच्छा केवल एक विचार है, एक संवेग है। यह धुंधली और क्षणिक है, यह अव्यवहारिक है और इसलिए इसका तब तक कोई मूल्य नहीं है जब तक कि इसे इसके भौतिक समतुल में नहीं बदला जाता। इच्छा के संवेग को धन में बदलने की प्रक्रिया में सिंथेटिक इमेजिनेशन का प्रयोग ज्यादा होगा, मगर ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जिसमें हमको क्रिएटिव इमेजिनेशन के प्रयोग की भी आवश्यकता हो। ऑथर बताते हैं कि इमेजिनेशन की शक्ति कभी नहीं मरती, मगर यह संभव है कि प्रयोग के अभाव में यह सोई हुई हो। इसे प्रयोग के द्वारा फिर से जगाया जा सकता है और सशक्त बनाया जा सकता है। स्टार्टिंग में हमें सिंथेटिक इमेजिनेशन के विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि यही वह शक्ति है जिसके प्रयोग के द्वारा हम अपनी इच्छा को धन में बदल सकते हैं। हमें तत्काल अपनी कल्पना को योजना बनाने के काम में लगा देना है, जिसके द्वारा हमारी इच्छा धन में बदल जाए। हम जिस क्षण अपने प्लान को लिखित रूप देते हैं उसी क्षण हम निश्चित रूप से अमूर्त इच्छा को मूर्त रूप दे देते हैं। जिस क्षण हम अपनी इच्छा के वक्तव्य या इसकी प्राप्ति की योजना को लिख लेते हैं उसी क्षण हम दरअसल पहला कदम उठा लेते हैं, जिसकी मदद से हम अनंतः अपने विचार को इसके भौतिक समतुल में बदल पाएंगे। ऑथर बताते हैं कि वह धरती जहां हम रहते हैं और हम हर भौतिक वस्तु विकासवादी परिवर्तन का परिणाम है, जिसके द्वारा पदार्थ के सूक्ष्म कण क्रमबद्ध रूप से सुव्यवस्थित और नियोजित किए गए हैं। यही नहीं, यह धरती हमारे शरीर की कई बिलियन कोशिकाओं में से प्रत्येक और पदार्थ का हर अणु ऊर्जा के अमूर्त रूप में प्रारंभ हुआ था। इच्छा एक विचार संवेग है। विचार संवेग ऊर्जा का रूप है। जब हम धन कमाने के विचार संवेग या इच्छा से प्रारंभ करते हैं तो हम अपनी सेवा में उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हैं जिसके द्वारा प्रकृति ने इस धरती की रचना की है और इस ब्रह्मांड के हर पदार्थ और आकार की रचना की थी, जिसमें वह शरीर और मस्तिष्क भी शामिल है जिसमें विचार संवेग कार्य करते हैं। ऑथर यहाँ जादुई केतली की चर्चा करते हैं, जहाँ एक युवा ड्रग क्लर्क एक बूढ़े डॉक्टर से एक पुरानी केतली, एक बड़ा लकड़ी का पैडल और एक छोटा सा कागज का टुकड़ा जिस पर एक गोपनीय फार्मूला लिखा था खरीदता है और बदले में अपने जीवन भर की पूरी कमाई $500 उस डॉक्टर को दे देता है। उस छोटे से कागज पर लिखे हुए शब्द किसी राजा के खजाने के बराबर कीमती थे, मगर उस डॉक्टर के लिए नहीं। ड्रग क्लर्क ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके निवेश से केतली जब उबलेगी तो उसमें से पिघला हुआ सोना बहेगा जो एक दिन अलादीन के चिराग के चमत्कारी प्रदर्शन को भी पीछे छोड़ देगा। क्लर्क ने दरअसल जो खरीदा था वह एक विचार था। पुरानी केतली और लकड़ी का पैडल और कागज का लिखा हुआ एक गोपनीय संदेश तो साथ में मिले थे।
केतली का चमत्कारी प्रदर्शन तब होना शुरू हुआ जब इसके नए मालिक ने गोपनीय निर्देशों के साथ एक ऐसे तत्व मिलाया जिसके बारे में डॉक्टर भी कुछ नहीं जानता था। ड्रग कलर ने उस गोपनीय फार्मूले के साथ जो रहस्यमयी तत्व मिलाया था वह था कल्पना, इमेजिनेशन। और वह पुरानी केतली आज एक विशाल साम्राज्य कोका कोला के नाम से जाना जाता है। दौलत और प्रवाह का यह साम्राज्य एक विचार से स्टार्ट हुआ था। ऑथर बताते हैं कि अमीरी के जो कदम इस बुक में बताए गए हैं उन्हीं के सहारे कोका कोला का प्रभाव दुनिया के हर शहर, कस्बे, गांव और चौराहे पर फैला है। और हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले हर विचार जो कोका कोला की तरह दमदार और संभावनापूर्ण हो, दुनिया भर की प्यास बुझाने वाले इस रिकॉर्ड की बराबरी कर सकता है। एक सच्ची घटना का वर्णन यहाँ लेखक करते हैं जो एक दार्शनिक, एक शिक्षक फ्रैंक डब्ल्यू गुनसाल्स के बारे में है। गुनसाल्स का केवल एक ही सपना था कि वह एक नया कॉलेज बनाएगा और शिक्षा के पारंपरिक तरीकों से हटकर कुछ करेगा। इसके लिए इसे $10 लाख की जरूरत थी, मगर सफलता नहीं मिल रही थी। हर रात को वह अपने बिस्तर पर इस विचार के साथ सोता था। हर सुबह इसी विचार के साथ वह नींद से जागता था। वह जहाँ भी जाता था यह विचार उसके साथ साथ जाता था। वह इसे लगातार अपने दिमाग में बिठाता रहा जब तक कि यह विचार प्रबल दीवानगी में नहीं बदल गया। दार्शनिक होने के कारण डॉक्टर गुनसाल्स यह बात समझते थे कि लक्ष्य की निश्चितता ही वह शुरुआती बिंदु है जहाँ से मनुष्य को शुरुआत करना चाहिए। वे यह भी जानते थे कि लक्ष्य निश्चित हो जाने के बाद वे जीवंत हो जाते हैं। उनमें जीवन और शक्ति का संचार होता है, खासकर तब जब उसके पीछे इस लक्ष्य को इसके भौतिक समतुल्य में बदलने की एक धधकती हुई इच्छा हो। वे इन सारी बातों को जानते थे, मगर यह नहीं जानते थे कि इनके पास $10 लाख कहाँ से आएगा। अब यहाँ से आगे की घटना खुद डॉक्टर गुनसाल्स बताएंगे। लगभग 2 सालों तक मैं सोचता ही रहा था, मगर मैंने सोचने के अलावा कुछ नहीं किया था। अब कर्म करने का समय आ गया था। मैंने तभी अपना मन बना लिया कि मैं एक सप्ताह में $10 लाख लूंगा, मगर कैसे, मैं यह नहीं जानता था। महत्व की बात यह निर्णय लेना था कि मैं वह धनराशि एक निश्चित समय सीमा में जुटा लूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस क्षण मैं इस निश्चित निर्णय पर पहुंचा कि मैं आवश्यक धनराशि निश्चित समय सीमा में जुटाऊंगा, मुझे आश्वस्त करने वाली एक अजीब सी राहत महसूस हुई जो मुझे इससे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। मेरे अंदर जैसे कोई कह रहा था, तुम इस निर्णय पर बहुत पहले क्यों नहीं पहुंचे? यह धनराशि लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगली सुबह मैंने एक प्रवचन दिया जिसका शीर्षक था, अगर मेरे पास $10 लाख हो तो मैं क्या करूंगा। मैं अपना तैयार नोट्स भूल गया था। नोट्स के बजाय मेरे अवचेतन मस्तिष्क ने मुझे मेरी जरूरत का सारा सामान प्रदान किया। मैंने अपनी आंखें बंद करके अपने सपनों के बारे में अपने दिल और आत्मा से बोला। मैंने न सिर्फ अपने श्रोताओं से बात की, बल्कि मुझे लगता है कि मैंने ईश्वर से भी बात की। मैंने विस्तार से अपनी योजना बताई जो मेरे दिमाग में था। प्रवचन समाप्त होने के बाद गुनसाल्स को फिलिप आर्मर से $10 लाख मिल गए, जिससे आर्मर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की नींव पड़ी। यह $10 लाख उसके पास एक विचार के परिणाम के रूप में आए। यह विचार के पीछे एक इच्छा थी जिसे युवा गुनसाल्स अपने दिमाग में लगातार 2 साल से पाल रहा था। यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि जब वह अपने दिमाग में निश्चित निर्णय पर पहुंच गया और उसने इसे हासिल करने की एक निश्चित योजना पर अमल करने का फैसला किया, उसके 36 घंटे के बाद ही उसे वह धनराशि मिल गई। यहाँ महत्वपूर्ण वाक्य था, मैं 1 सप्ताह में यह धनराशि जुटा लूंगा। इससे ही बड़ी बात यह है कि जिस सिद्धांत ने डॉक्टर गुनसाल्स को $10 लाख दिलाए थे, वह सिद्धांत आज भी जीवित है। यह सिद्धांत हमारे लिए भी काम कर सकता है। यह शाश्वत नियम आज भी उतने ही काम का है जितना कि यह पहले उस युवा दार्शनिक के काम का था जिसे अपने इरादों में जबरदस्त कामयाबी मिली थी। ऑथर आगे बताते हैं कि अगर हम उन लोगों में से हैं जो यह विश्वास करते हैं कि सिर्फ कड़ी मेहनत और ईमानदारी से ही अमीरी आ जाएगी, तो इस विचार को अपने दिमाग से निकाल दें। यह सच नहीं है। अमीरी जब भी प्रचुरता में आती है तो यह सिर्फ कड़ी मेहनत की बदौलत नहीं आती। अमीरी निश्चित मांग की प्रतिक्रिया के स्वरूप आती है और यह कुछ निश्चित सिद्धांतों के प्रयोग पर आधारित है। इसका किस्मत या भाग्य से कोई लेना देना नहीं है। आमतौर पर विचार ही कल्पना के सहारे कर्म को प्रेरित करता है। सभी मास्टर सेल्समैन जानते हैं कि जहाँ सामान नहीं बिक सकता वहाँ विचार बिक सकता है। औसत सेल्समैन इस बात को नहीं जानते, इसलिए वे औसत सेल्समैन रहते हैं। ऑथर बताते हैं कि एक प्रकाशक ने सीखा कि कई लोग पुस्तक के अंदर के शब्दों को नहीं खरीदते हैं, बल्कि वे शीर्षक खरीदते हैं। एक ना बिकने वाली पुस्तक का केवल शीर्षक बदल देने से इसकी बिक्री 10 लाख से ज्यादा हो गई और पुस्तक के अंदर की सामग्री जरा भी नहीं बदली गई थी। हालांकि यह बहुत आसान लगता है, मगर यह विचार तो है ही, यह कल्पना थी। व्यवहारिक दृष्टि से हर अमीरी की कहानी उस दिन से शुरू होती है जब विचारों का एक रचयिता और विचारों का एक विक्रेता जमा होते हैं और मिलकर काम करते हैं। अंत में ऑथर अपने बारे में बताते हैं कि कार्नेगी ने मेरे मस्तिष्क में एक विचार का बीज बोया
वह बीज यह था कि मैं उपलब्धि के सिद्धांत को सफलता की फिलॉसफी के रूप में व्यवस्थित करूं। यह एक विचार था जिसे कोई भी विकसित कर सकता था। जब मेरे दिमाग में यह विचार कार्नेगी ने बोया तो इसे जिंदा बने रहने के लिए मनाया गया, इसकी देखभाल की गई और इसे आकर्षित किया गया। धीरे धीरे यह विचार अपनी ही शक्ति से इतना शक्तिशाली हो गया कि इसने बाद में मुझे मनाया, मेरी देखभाल की और मुझे प्रेरित किया। पहले हम अपने विचारों को जीवन और एक्शन और मार्गदर्शन देते हैं, फिर वे स्वयं शक्तिशाली बन जाते हैं और अपने रास्ते के तमाम अवरोधों को हटा देते हैं। विचार अमूर्त शक्तियां हैं, मगर इनमें भौतिक मस्तिष्कों से अधिक शक्ति होती है जिनसे वे उत्पन्न होते हैं। इनमें जिंदा बने रहने की शक्ति है और यह शक्ति तब भी बनी रहती है जबकि उन्हें जन्म देने वाला दिमाग धूल में मिल चुका होता है। इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।